सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। और इसका जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है और ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, तो पक्के से ये समरी सुनने के बाद में ना आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार मानने और नहीं मानने के बीच में सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है, जो है पर्पस। जी हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्पस दिया था। ऐसा पर्पस जिसकी वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या बुरा हो रहा है, इवन उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, इसका उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे लोगों में शामिल है इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें एक ऐसी जेल में बंद किया गया था जहां पर हर रोज बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, इन्होंने ना कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी जिंदगी में एक वाई था, यानी कि एक पर्पस था। तो आइए इसी पर्पस के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर आपको भी आपकी लाइफ का कोई पर्पस जरूर मिल जाए। तो ये कहानी एक आम से कैदी की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी किताबें छप चुकी हैं और कई कहानियां भी लिखी जा चुकी है इस विषय पर। वैसे हमारी जो ये कहानी है ना, ये उस आम आदमी के बारे में है जो कि अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और ये उस स्ट्रगल की, उस संघर्ष की कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिशों में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो कि उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। जी हाँ, उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक नंबर से ज्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सुअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे, हम तो सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। वैसे ही माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट, यानी कि सख्त दिल होना और स्ट्रांग होना पड़ता है। हाँ, शायद इसीलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ नहीं सकता। ये वो ही समझ पाएगा जिसने उस दुनिया को करीब से देखा हो। वैसे मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा कुछ और मेरे बारे में जाने। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये किताब पढ़े। तो मैंने कैंप में साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। बस अपनी आजादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था और मेरा काम था ट्रैक्स को खोदना। तो ये 1944 की बात है। हमें कंस्ट्रक्शन फर्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंस्ट्रक्शन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरीके से मैं भी नंबर 119, 104 बनकर के रह गया था। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। पहला फेज होता था कैंप में एडमिशन, दूसरा रूटीन और तीसरा लिबरेशन, यानी कि आजादी। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता था तो वहां के हालात को देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। तो आगे हमने कई दिनों तक ट्रेन से सफर किया और कैदियों को ठूस ठूस करके कैरेज में भरा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस भर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे। हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑशविट्ज नाम के कंसंट्रेशन कैंप पर आकर रुकी। ऑशविट्ज का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चैम्बर। फिर जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची दीवारें और कैदियों की लंबी लाइनें दिखाई दे गई। हमारे गैरेज के दरवाजे खुले, धारीदार यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सर मुंडे हुए थे और सेहत भी ठीक ठाक लग रही थी। उन लोगों के पीछे पीछे हम एक शेड में पहुंचे, जहां पर कुछ खास कैदी हमें अपने साथ ले गए। इन्हें कैपोस कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से कई तो ऐसे थे जो कि यहाँ रहकर के पहले की जिंदगी से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये सारे कैपोस असली गार्ड से ज्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा गया था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो कि यहाँ पर लाए गए थे। हम सब यहाँ पर सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। तभी अचानक आगे हमें अपना सामान ट्रेन में छोड़ने का हुक्म मिला और फिर हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइनें बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सब की जांच की। वो हमको लेफ्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज्यादातर लेफ्ट की तरफ रखे गए, पर उस एक इशारे ने हमारी जिंदगी का फैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में आकर के बताया कि जो राइट में भेजे गए हैं उनसे काम करवाया जाएगा और जो लेफ्ट में है वो बीमार और बेकार है। तो फाइनली जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरीके से चुस्त दुरुस्त दिखने की पूरी कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दे दिया। लेफ्ट का मतलब था मौत, और हम में से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। जी हाँ, और कुछ ही घंटों के बाद उन्हें स्टेशन से कब्रिस्तान में ले जाया गया।
जहां पर एक इमारत थी जिसके बड़े से दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बात लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया, लेकिन शावर के अंदर पानी नहीं था। तो उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैंने एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछने की कोशिश की, जिसे लेफ्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वहां से जन्नत की सैर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त सच में जन्नत पहुंच गया था, क्योंकि जर्मन्स ने उसे जिंदा ही जला डाला था उस गैस चैम्बर के अंदर। जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही उनका तरीका था और इसीलिए वहां पर इंसानी जान की कोई भी कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए उन्हें गार्ड्स अपने साथ काम पर लेकर गए। हमें क्लींजिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप के चारों तरफ लगी कांटेदार तारों के पास से गुजरे। इन कांटेदार तारों में बिजली का करंट दौड़ता था। गार्ड्स ने हम सबको बारी बारी से चेक किया। एक्चुअली उनकी जो आंखें थी ना, वो हमारी घड़ियों और हमारे जेवरातों पर थी। फिर हमें एक कंबल दिया गया जिसमें हमें अपनी सभी चीजें डालनी थी। कुछ लोगों ने अपने मेडल या शादी की अंगूठी रखने की गुहार की, मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाजत नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्ला करके 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूतों को छोड़कर। हम सब वहीं पर लाइन में खड़े खड़े नंगे कर दिए गए। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी, गार्ड्स ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर के शेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल तक नहीं छोड़ा गया। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब लाइन में लगे नहाने के लिए। ये गनीमत थी कि नल से सच में पानी आ रहा था, ना कि कोई गैस। मेरे बदन में चश्मे के अलावा उस टाइम और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नंगेपन के साथ खुद अपने आप को बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। इसके सिवा और चारा भी क्या है हमारे पास। बदन पर एक भी धागा नहीं, एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने की खातिर बदन के बाल तक नहीं। हम नंगे गीले यूं ही खड़े थे कि अब आगे क्या होगा, बस यही सोचते हुए। आगे है दूसरी फेज, जहां पर रूटीन और निराशा से भरे दिन के बारे में हम जानेंगे। उस दिन मैं दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रहा। वही हमारा बिस्तर था जिसमें हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हम 8 लोगों को ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है कि जब भी कोई बोलता है कि वो इसके या उसके बगैर नहीं सो सकता, और ऐसी सिचुएशन